कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नमः मुक्तिकम करतले वेणुर्करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपा स्त्री परविष्ठितौ विजते गोपाल चूड़ामणिम। कर्क राशि वालों, 3 तारीख का दिन आपके लिए कैसे ग्रह योग बना रहा है जान लीजिए। मंगलवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और उस दिन लग रहा है ग्रहण। आमतौर पे ग्रहण का नाम आते ही जो कुछ लोग तो कहते हैं कुछ नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं कि ग्रहण है, हाय ग्रहण है। ग्रहण सबके लिए अशुभ नहीं होता है, कुछ के लिए बहुत शुभ होता है। जैसे आपकी राशि के लिए है, तो कर्क राशि वालों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके लिए तो लाभ देने के लिए आया है। और सत्य मान लीजिए, यदि आपने सही रूप से कार्य पे चले तो ये 40 दिनों के अंदर आपके लिए कुछ ना कुछ बड़ा रास्ता देने की योग बना रहा है। प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, मंगल शनि महाराज जो है वो भाग्य में बैठे हुए अस्त हो जाएंगे, तो आपके लिए भाग्य से वारे नहीं आ रहे। शनि भाग्य में बैठकर भाग्य का दरवाज़ा बंद करके बैठ गए हैं और अभी 2 दिन बाद शनि अस्त होने वाले हैं। पूरे साल इन्होंने जिस प्रकार से आपके भाग्य के दरवाजे को बंद रखा, अब शनि के अस्त होते ही वो भाग्य के दरवाजे खुलने को तैयार है। शुक्र वहाँ पहुँच चुके हैं, उच्च चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको लोग बैठकर सलाम करने के योग बनाने वाले हैं। जी हाँ, बेकार की चिंताएं फिर भी आपके मन से निकल नहीं रही हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसे ग्रह योग चल रहे हैं, बुध अस्त चल रहे हैं, मंगल अस्त चल रहे हैं, सूर्य राहु के साथ फंसे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंताएं कुट 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 मन में चल रही हैं। अरे चिंताएं त्यागने का प्रयास करो, उस समय चिंतन करने का प्रयास करो। जब ग्रहण लगे तो उस समय छोटे से उपाय हैं, विशेष तौर पर कर्क राशि वालों को उसके अनुसार से करना चाहिए। कर्क राशि वालों को थोड़े चावल लेकर दान करने का प्रयास करना चाहिए। चावल का दान आपकी समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अद्भुत योग लेकर आ रहा है। और कोशिश ये करें आप उस समय जब ग्रहण चल रहा हो तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से भगवान शंकर के मंत्र ओम नमः शिवाय इससे ये कर लीजिए, या इसका जप कर लीजिए, या त्र्यंबक मंत्र का ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसका यथाउचित भाव जप करने का प्रयास करें। थोड़ा स्नान भी कर लें। ग्रहण के टाइम पे 3 चीज़ें बड़ी श्रेष्ठ कहेंगी। ग्रहण के आरंभ में स्नान, ग्रहण के मध्य में ध्यान, यज्ञ, पूजा इत्यादि जो कर सकते हैं वो करें, और ग्रहण के अंत में दान। तो आप कोशिश करें इसके अनुसार से स्नान, गंगा जल में थोड़ा सा 2 छटाक के आसपास दूध डालकर उसको स्नान करने का प्रयास कीजिए, और फिर भगवान का मंत्र जप करें, यज्ञ जप करें। आश्रम पर विवेकानंद योग आश्रम बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, इस दिन यज्ञ रहेगा, पूरी तरह से कर लीजिए। आपके क्षेत्र में पूरी तरह से किस प्रकार कब चल रहा है वो सारी बातें भी हम आपको बताने वाले हैं। इस दिन विशेष तौर पर ये उपाय कर कर आप अपने आप को आने वाले समय तक के लिए पूरी तैयार कर लीजिए। ग्रहण आपके लिए लाभ का योग, लाभ की सूचना अवश्य लेकर आएगा। देखिए 3 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और ये चंद्र ग्रहण जो है वो विशेष तौर पर खग्रास चंद्र ग्रहण है, और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से पड़ने वाला है पूरे विश्व पे। ये फागुन मास की पूर्णिमा पर जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये विशेष तौर पर इसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। इस समय में देखिए ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि 4 ग्रह एक साथ होकर विराजमान है, और चंद्रमा और केतु के साथ जिस प्रकार की युति बनी हुई है, तो चंद्रमा और केतु की युति भी जिस प्रकार से बनी हुई है वो आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ग्रहण का प्रभाव बहुत ही विचित्र पूरे विश्व में पड़ता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में ग्रहण काल के अनुसार आप समझ लें, ये ग्रहण एक तरह से पर्व काल माना जाता है। ये ग्रहण आमतौर पे इसके इफेक्ट जो हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं। इफेक्ट किसी के लिए शुभ, किसी के लिए नेगेटिव, क्योंकि खगोलीय घटना है, और उस खगोलीय घटना के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि सबके लिए अशुभ पड़ रहा हो। किसी के लिए शुभ रहेगा, किसी के लिए अशुभ रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस प्रभाव को आपने समझ लिया है, लेकिन आप ये समझें इस ग्रहण काल को भारतीय संस्कृति में कहीं बहुत सारे लोग डराने की बात सोच लेते हैं कि नेगेटिव नहीं है। ये ग्रहण का प्रभाव जो है उसको पर्व काल के तौर पे जाना जाता है। अब ग्रहण जहाँ पड़ रहा होगा, जहाँ दृश्य होगा, वहीं उसका प्रभाव होगा। वैसे ये ग्रहण का जो आरंभ काल है वो विशेष तौर पे समझ लें, चंद्र ग्रहण का आरंभ काल जो हो रहा है वो हो रहा है करीब करीब भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार से माने दोपहर को 3:20 पर ये ग्रहण लगेगा, और ये करीब करीब चलेगा 6:47 तक। अब हर क्षेत्र के अंदर ये अलग अलग समय पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। यदि भारत के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस ग्रहण का अलग अलग काल है। जैसे दिल्ली के अंदर ये ग्रहण बहुत थोड़ी अवधि के लिए लगता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में ये जो ग्रहण लगेगा वो आरंभ होगा करीब करीब, वैसे तो जैसे हमने टाइम बताया आपको 3:20 पे तो भारत में पड़ना शुरू, उससे पहले शुरू हो जाएगा, पृथ्वी पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जो चंद्र उदय हो रहा है, ग्रस्त उदय हो रहा है चंद्रमा, उसी टाइम से उसका प्रभाव माना जाएगा।
यानी 6:23 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। टोटल 24 मिनट का ग्रहण दिल्ली में पर्व काल है, ग्रहण का मुख्य काल है। सूतक उससे करीब करीब 10 घंटे पहले लग जाएगा, तो 10 घंटे पहले सूतक ग्रहण से लग जाएगा। तो दिल्ली में जो सूतक आरंभ हुआ चाहता है कि शाम के 6:23 से 10 घंटे पहले, तो यानी 8:23 के आसपास दिल्ली में ये सूतक काल लगता दिखाई देगा। जहाँ दिल्ली, और बहुत सारे लोग ये भ्रांति में फंस जाते हैं कि आकाश में तो लग गया, अरे जहाँ बारिश होगी वहीं उसका प्रभाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि बारिश कहीं और हो रही है और उसका प्रभाव हो, अमेरिका में बारिश हो रही है, दिल्ली में उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो ग्रहण जहाँ पड़ रहा है वहीं उसका प्रभाव है। अगर ग्रहण नहीं पड़ रहा है तो पर्वकाल नहीं माना जाएगा। बहुत सारे लोगों ने इस बात को भ्रांति उत्पन्न करने के लिए इस बात को, वहीं उसका पुण्य काल है, क्योंकि कहा जाता है कि इन संधि कालों में जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका कई गुना अधिक। जैसे हम मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करने के समय में शास्त्र में कहा गया है कि जितना मंत्र जप करोगे उसका उतना प्रभाव होगा। लेकिन यदि संधि कालों में, इन ग्रहण इत्यादि कालों में जब उस मंत्र जप करें तो 100 गुना अधिक प्रभाव उस मंत्र जप का, उस पुण्य कार्य का हो जाता है। तो पर्व काल, इसीलिए इसको पर्व कहा गया कि साधना का काल है। साधना करोगे, मंत्र जप करोगे, कष्टों को दूर करने के लिए जो कुछ भी उपाय करोगे, अच्छा करोगे तो उसका 100 गुना पर अधिक प्रभाव, खराब करोगे, अशुभ कर्म करोगे तो उसका भी अत्यधिक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। आप समझें कि संधि काल हमारे यहाँ जितने भी हैं, चाहे संध्या काल है, प्रदोष काल, शाम का समय संध्या काल, सुबह का सूर्योदय का काल, शाम का सूर्यास्त का काल जो संध्या काल बोला जाता है, प्रदोष संध्या का काल, ये सब के सब, ये ग्रहण इत्यादि काल, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब संधि काल के अंतर्गत माने गए हैं। और ये कार्य जो है, कहा जाता है कि इन कालों के अंदर विशेष तौर पर शुभ कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। अशुभ कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव शास्त्र के अंदर बड़ा नेगेटिव बताया गया है। बहुत दिन पहले मैं टीवी पे डिबेट पे था, किसी व्यक्ति ने कहा कि आप कहते हैं ग्रहण काल में कुछ शुभ कार्य करना चाहिए, और उस व्यक्ति ने ऐसा प्रश्न किया कि बोला ग्रहण काल में जो है उस खुराफाती व्यक्ति होगा। उसने, मुझे बहुत साल पहले की बात है, शायद 20 से 25 साल पहले की बात होगी, उसने टीवी पर हमसे प्रश्न किया कि हम ग्रहण काल में कामरत क्रियाएं क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा आपने प्रश्न किया है, शास्त्र में आपसे पहले बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं, आप तो प्रश्न आज कर रहे हो। रावण की उत्पत्ति, रावण क्यों बना? क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही गलत हुई थी कि किसी के साथ जिस प्रकार से जबरदस्ती उन्होंने ऋषि के साथ संबंध, उस समय ऋषि ने मना किया कि ये संबंध बनाने के लिए काल ठीक नहीं है, संधि काल है, ये संध्या का काल है इस समय में। लेकिन उस समय कामरत कहा जाता है कि ऋषि को किया उन्होंने जब किसी ने, और उसी के कारण से रावण की उत्पत्ति हुई। तो इस बात को अच्छे से समझें कि आप जो खुराफात मन में, दिमाग नेगेटिव बात लोगों के मन में उठती है, उससे पहले भारतीय संस्कृति में उन समस्त चीज़ों को शोध करके उत्पन्न कर दिया गया है, चीज़ें कर दी गई हैं। इसीलिए इसको पर्वकाल माना गया कि आध्यात्मिक कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, और ऐसा समझें कि इसके अंदर परम वैज्ञानिक उसके विश्लेषण भी शास्त्र के अंदर उपस्थित हैं। तो इस चंद्र ग्रहण में आपके क्षेत्र में किस किस समय कौन कौन सा ग्रहण पड़ रहा है वो आप समझ लीजिए। जैसे अयोध्या के अंदर ये ग्रहण करीब करीब शुरू होने जा रहा है, करीब करीब शाम के समय 6:03 पर, और चलेगा करीब करीब वही 18:47 यानी 6:47 तक। आगरा में जो ये ग्रहण जो आरंभ होगा वो करीब करीब 6:20 से आरंभ होगा और चलेगा 6:47 तक ही। यदि अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण पड़ेगा, केवल 1 मिनट का। गुजरात के अहमदाबाद में केवल 1 मिनट का ग्रहण दिखाई देने वाला है। ये बहुत आंशिक ग्रहण होगा, करीब करीब 6:46 से शुरू होगा और 6:47 पे ख़त्म हो जाएगा। वहीं अमृतसर की बात करें तो करीब करीब ये ग्रहण जो आरंभ हो रहा है वो 6:32 से आरंभ हो रहा है, 6:47 पे ख़त्म हो रहा है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो करीब करीब 6:25 से ग्रहण आरंभ होकर करीब करीब 6:47 पे ख़त्म होगा। चेन्नई के अंदर यानी उधर साउथ के अंदर बात करें तो करीब 6:18 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। यूपी के अंदर बहुत सारे क्षेत्र में यदि देखें तो अलग अलग टाइम है उन सब के, वो हमने आपको बता ही दिए हैं। ग्वालियर में करीब 6:20 से आरंभ होकर करीब करीब 6:47 तक रहेगा। जयपुर के अंदर ये ग्रहण करीब आरंभ होगा, करीब करीब 16 मिनट का ग्रहण है वहाँ पर। 6:31 से आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा। वहीं लखनऊ की यदि हम बात करें तो 6:10 से ग्रहण आरंभ होकर 6:47 तक रहेगा।
तो इस प्रकार से आपके क्षेत्रों में विभिन्न समय जगहों पर ये ग्रहण का काल कैसा है, किस समय रहने वाला है, इसको समझ सकते हैं आप। उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए। और इस ग्रहण काल में जैसा हमारे यहाँ कहा गया है, गर्भधारी जो स्त्रियाँ हैं, जिनको गर्भ है, उनको बड़ा सावधान रहना चाहिए। ग्रहण की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण की छाया पड़ने से अंगभंग की शिकायत, बहुत सारी प्रकार की शारीरिक तौर पर विकृति की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में कहा जाता है कि उस ग्रहण काल की छाया से दूर रहना चाहिए। किसी जो ओट वाली जगह है वहीं रहना चाहिए, बाहर भ्रमण नहीं करना चाहिए। तो इससे कहीं ना कहीं शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग हैं बोले नहीं प्रभाव पड़ता है, तो आप शास्त्र की आज्ञा को मानने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके बुजुर्गों ने, आपके अनुभवी ऋषि मुनियों ने उस पर बहुत शोध करके इस बातों को उपस्थित किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत घटती हैं। ग्रहण के काल में सो जाते हैं बहुत सारे लोग, और कई बार हमने देखा कि कई लोग जो मतान्ध हैं इस प्रकार की बात करते हैं, कुछ नहीं सब सो। और जब शरीर में बालक के जो संतति उत्पन्न गर्भ में है उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, फिर कोई मानने को तैयार नहीं होता है। हमने बहुत सारे, एक नहीं, प्रैक्टिकल शोध करके देखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको हमने स्वयं देखा, ऐसा प्रभाव हुआ है, और वो ग्रहण काल के कारण ही, छाया के कारण ही, नेगेटिव समय के कारण से उसका प्रभाव पड़ता है। तो कोशिश ये करें आप इस समय में, ग्रहण के काल में कहा जाता है कि ग्रहण के आरंभ, जब ग्रहण आरंभ हो तब उस समय स्नान कर लेना चाहिए। ग्रहण के आरंभ में आप देखें समस्त तीर्थ स्थलों पर स्नान इत्यादि की परंपरा रहती है। और ग्रहण काल में मंत्र जप, जितने भी आपके मंत्र हैं, कहा जाता है कि ग्रहण काल में यदि मंत्र जप ना किया जाए तो जो आपके सिद्ध मंत्र हैं वो भी सो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा आपको उन मंत्रों को जागृत करने के लिए पूरी विधि, जैसे आपने किसी मंत्र को, गुरु से दीक्षित मंत्र है आपका, और उस ग्रहण काल में उस मंत्र को मानसिक तौर पे आपने जप नहीं किया तो वो खत्म हो जाएगा, उसका पूरा प्रभाव ही शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है ग्रहण काल में उन मंत्रों को रिचार्ज कर लेना चाहिए, पुनः जागृत कर लेना चाहिए। मानसिक तौर पे यदि कुछ देर उसका जप कर लो, हवन कर लो, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव तो हुआ ही होगा, लेकिन वो मंत्र आपके साथ सानिध्य बनाए रखेगा। और उसके बाद ग्रहण के अंत काल में, ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो, तो दान के लिए निकाली गई चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे किसी का वस्त्र है, किसी का अन्न है, किसी का कोई चीज़ है, सूखी चीज़ों का दान करने का महत्व है। बहुत सारे लोग दूध को दान कर देते हैं, वो नहीं किया था। तो इस बात को समझें, तो इस बात का ध्यान रखें कि सूखी चीज़ें सबसे श्रेष्ठ ग्रहण काल में दान करने की व्यवस्था है। अन्न का दान, दक्षिणा का दान, पैसे का दान, ये सब चीज़ें करने का शास्त्र में नियम है। तो निकाल कर, अब ग्रहण काल में कोई दक्षिणा आपसे नहीं ले रहा है, ये ध्यान रखें कि उस पर भी तो प्रभाव पड़ेगा उसका, तो निकाल के रख दीजिए पैसे, और ग्रहण काल के बाद उन चीज़ों को दान कर दीजिए श्रेष्ठ किसी व्यक्ति को, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्रहण काल में आप इस कार्य को करने का प्रयास करें। इस ग्रहण का प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टिकोण से थोड़ा सा आने वाले करीब 40 दिन तो 45 दिनों तक इसका प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। एक तो रौद्र नाम का जो संवत आरंभ हो रहा है, 6 तिथि को आरंभ हो रहा है, उसके कारण से पूरे संसार में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बनेंगी। भारत में विशेष तौर पर जिस ग्रहण का प्रभाव जो पड़ रहा है, उसके काल से जो है वैमनस्य कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैलता दिखाई देगा। और यदि आर्य संहिता को, जिसको बृहद संहिता को हम उठा के देखें, बृहद संहिता को, आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई बृहद संहिता को, तो उसमें लिखा है कि फागुन मास में जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसके अनुसार से ग्रहण के मध्य क्षेत्र में, जहाँ ग्रहण का, जैसे भारत का जिन जिन ग्रहण में पड़ रहा है वहाँ के मध्य क्षेत्र में, और साथ साथ उसके पूर्वी भाग के अंदर विशेष तौर पर वहाँ पर ज़्यादा उपद्रव और ज़्यादा अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। उनके चारों तरफ भारत की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं विकट होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई देगा, दुर्घटनाओं का वातावरण, वैमनस्य का वातावरण, क्योंकि इस बार संवत भी बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, तो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं कोलाहल ज़्यादा रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस ग्रहण का प्रभाव तो बहुत लंबे क्षेत्र में पड़ रहा है। तो आप कोशिश करें इस समय में जो उपाय बताए गए हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें, जिससे आपके जीवन में उसके कष्ट ना हो। 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, और 3 तारीख को ग्रहण के समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ रखा है। जी हाँ, देखिए इस समय चंद्रमा जो हैं वो ग्रहण का युग बना रहे हैं। मंगल अस्त अवस्था में है, राहु के सूर्य के साथ फंस गए हैं, बुध भी अस्त अवस्था में है, और सूर्य राहु की युति चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े विचित्र ग्रहों का दौर चल रहा है। बहुत सारे ग्रहण का प्रभाव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, लेकिन समस्त कष्टों को निवारण करने के लिए ग्रहण एक पर्वकाल होता है। और दिल्ली में ये ग्रहण बहुत थोड़ी देर के लिए पड़ रहा है, कुछ देर के लिए पड़ रहा है, करीब करीब आप मान के चलें ये 37 मिनट का जो ग्रहण है, उस समय में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक विशेष यज्ञ रखा है, सर्व कष्ट निवारण यज्ञ।
ग्रहण के काल में सर्व कष्ट निवारण यज्ञ, मंगलवार के दिन ग्रहण पड़ रहा है तो समस्त नवग्रहों की शांति और साथ साथ बहुत सारे विभिन्न मंत्रों का इसमें जप रहेगा, यज्ञ रहेगा और साथ साथ ग्रहण काल के बाद सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। तो आप सब इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए तुरंत हमारे इन नंबर्स पे फ़ोन करके अपना स्थान आरक्षित कर लीजिए, क्योंकि ये एक सर्व कष्ट निवारण यज्ञ है। फिर 6 महीने बाद करीब यज्ञ कोई ग्रहण पड़ने का योग बनेगा। तो इसमें क्योंकि रुद्र नाम का संवत भी आरंभ हो रहा है तो उससे पहले ये मौका है कि हम समस्त आनंद से अपने कष्टों को जीवन के दूर करने के लिए भगवान का नाम जितना हो सके वो लेने का प्रयास करें। कष्ट निवृत्त होगा तो कष्ट से दूर करने का योग, जीवन में आनंद का योग बहुत सुंदर तरीके से बनेगा। इस मास के आरंभ काल में इस बार कई ग्रहों का अद्भुत योगा योग बना, आपने देखा अभी, और उसके अंदर ऐसे दिव्य भी योग बने कि जिसमें छोटे छोटे उपाय कर कर आप अपने बहुत सारे जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। ग्रहण, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा और पूरे विश्व में उसका प्रभाव देखने को मिल ही रहा है। जिस प्रकार से अशांति का वातावरण बना है और दूसरा ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये समस्त ग्रहण जो है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि अगला नव संवत भी आरंभ होने जा रहा है, रुद्र नाम का संवत है, 6 तिथि में ये वर्ष आरंभ हुआ चाहता है, नव वर्ष जो है नव संवत, तो ये कहीं ना कहीं इसका व्यापक प्रभाव पूरे विश्व में होता दिखाई दे रहा है। 6 तिथि से रुद्र नाम का संवत आरंभ होगा तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनता दिखाई देगा। विश्व युद्ध का पूरा सामंजस्य स्थापित होकर ग्रहों ने योगा योग जिस प्रकार का बनाया है वो सामने उपस्थित है। शनि अपने पूर्ण रुद्र रूप में आने वाले हैं अभी कुछ दिन में, अभी तो अस्थावस्था में हो गए हैं। ये अस्थावस्था में होने के बाद कहीं ना कहीं कई राशियों पर उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का होगा। आपने अपनी राशि का प्रभाव समझा भी, तो आप कोशिश ये करें इन दिव्य दिनों में जो जो उपाय जब जब बनते हैं, चाहे वो होली पर, चाहे वो ग्रहण के टाइम पर, यदि और या शनि के अस्त होने के प्रभाव के अनुसार से आप अवश्य करने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति में इन समस्त गणनाओं को समझने का बहुत सुंदर जो कृत्य किया गया है, जिसके द्वारा ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इन ग्रह गणनाओं, काल गणनाओं को समझने का रास्ता बनाया गया है। ये वास्तविक तौर पर माने ये जीवन में चमत्कार उपस्थित करता है। ग्रह गणना योग ज्योतिष के अनुसार से एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देश काल परिस्थिति के अनुसार से आप समझेंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ अशुभ होने वाला है, शुभ होने वाला है, उसका पूर्व ज्ञात आपको प्राप्त हो जाता है। तो कोशिश ये करें इन समस्त गणनाओं का प्रभाव अपने जीवन में, देखिए बड़े भाग्य मानुष तन भावा, इस भाव को ध्यान रखें हम, बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है और इसमें इन सब वैज्ञानिक पद्धतियों का जो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से या काल गणना के अनुसार से ज्योतिष के हमारे प्राचीन आचार्य ऋषि मुनियों ने उनकी सबकी व्यवस्था भारतीय संस्कृति में उपस्थित करी, पूरे विश्व में उसको समझकर उसके लिए लाभ लिया और संसार में उसका लाभ आज भी पहुंचता है। तो कोशिश ये करें, विडंबनाओं में तो इस संसार में अनेक प्रकार से लोग डालने का प्रयास करते हैं। ये समय जो है आज बहुत सारे लोग पाश्चात्य संस्कृति में या कुछ कम्युनिस्ट टाइप के लोग इस प्रकार के मनोमस्तिष्क में जो है द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। इन सबका कोई प्रभाव नहीं है। देखिए संस्कृति का जो एक किसी के व्यक्ति का भाग्योदय काल है, किसी संस्कृति का भाग्योदय काल है, किसी का क्षय काल है, तो ये संसार में सभी चलता रहता है। और इस बात से बहुत सारे लोग आज जिनका समय अच्छा चल रहा होता है कई बार उदासीन भाव के हो जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता सब। ज्योतिष काल गणना एक ऐसी परिष्कृत पद्धति है जिसकी गणनाएं आज भी किसी मॉडर्न कंप्यूटर के बराबर ही आपको प्राप्त होती हैं और अनादि काल से उस व्यवस्था को समझाने की बात शास्त्र में बताई गई है, समझी गई है। कैसे कब ग्रहण पड़ने वाला है, कब ग्रहों का परिवर्तन होने वाला है, कब वो ग्रह आकाश से लोप हो जाएगा, कब वो दिखाई देगा, कब वो नहीं दिखाई देगा। आज तो लोग कह देते हैं कि ऋषियों ने केवल देखकर, आकाश में देखकर, आकाश मंडल में देखकर, इन नेत्र मात्रों से ही अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष देखने के बाद किया। अरे आज देख लो भाई, आज की तारीख में भी कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। उनमें से कुछ तो ऐसे बहरूपिये थे कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले टीवी पर बैठने के लिए अपनी अंगूठियाँ तक उतार के आ जाते हैं और टीवी पर बैठकर लगातार अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, लोगों को भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आप कोशिश ये करें, हमारे अपने पूर्वज ज्योतिष विज्ञान के जो भी कार्य उन्होंने किए, हमारे पूर्वजों ने, वो हमारे कल्याण के लिए किए हैं और इन सब प्रभावों को समझें। और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से जो हम आपके समक्ष ये उपाय उपस्थित करते हैं, ये छोटे छोटे हैं लेकिन शास्त्र वर्णित हैं और इनको हिंग लगे ना फिट के रंग चोखा हो, ऐसा हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बने। और पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से हम इन समस्त वैदिक ज्योतिष में, पुराणिक ज्योतिष के अंतर्गत बहुत सारे जो उपाय शास्त्र में बताए गए हैं।
कथाओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, उन चीज़ों की टेस्टिमनीज बताई गई हैं, वो हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं, बताया है। और उन ग्रंथों का नाम तक हम आपके समझ बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार का वर्णन वो उपस्थित है। कोशिश ये करें उनको अपने जीवन में उतारें। हाँ, आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो व्यवस्था है आपके लिए अपनी है। आप फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्नों को लिख के भेजें, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजेंगे तो हम ज़रूर उनके जवाब भी जल्दी से जल्दी आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। हाँ, थोड़ा देर ज़रूर लग सकती है उसमें, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे होते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी उनके उपाय आप तक भेजने का प्रयास करते हैं। और जो लोग मिलना चाहते हैं वो आश्रम पे आ सकते हैं। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम पे चलते ही हैं और उन सब कार्यक्रम में आकर आप आश्रम पे पधारिए। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम में आपके बहुत सारे प्रश्नों का निदान भी होगा और साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम पे विराजमान है, उनकी कृपा से आपके कष्ट भी दूर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।